गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे मानव प्रजातियों के बारे में। हम मानव प्रजाति होती क्या है, उसकी कुछ लक्षण क्या होते हैं, कुछ परिभाषाएं जो मानव प्रजाति से रिलेटेड हैं, उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले देखते हैं। देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर कुछ वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जाति या स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। स्पीसीज एक जैविक अवधारणा है। ठीक है। इस जैविक वर्गीकरण में मानव की भी एक विशिष्ट जाति है। वो क्या है आपकी? सेपियंस। तो मानव के क्या हो गया? होमोसेपियंस। जो केरलस लीनियस का वर्गीकरण है उसमें मानव के लिए होमोसेपियंस स्पीसीज यूज की गई है। तो आप देखोगे कि जो जाति है वो प्रजाति से किस प्रकार भिन्न है। अब देखो आप, संपूर्ण संसार में मनुष्य भी एक समान नहीं है, उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं इसके वजह से मानव जाति के भी कई सब डिविजन्स या उपवर्ग हैं। तो जो सेपियंस है, सेपियंस के बहुत सारे उपवर्ग हैं। जो स्पीसीज है उसके बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। इन उपवर्गों को ही हम क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। तो प्रजाति भी क्या हो गई? एक तरीके से बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, जैविक अवधारणा हो गई। ठीक है। इन उपवर्गों में वंशानुक्रमों से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो अन्य मानव समूहों से अलग होते हैं। तो मानव समूह के, मानव की जो जाति है, स्पीसीज है, उसमें बहुत सारे उपवर्ग पाए जाते हैं और प्रत्येक उपवर्ग एक दूसरे से भिन्न होता है। चूँकि ये लक्षण आनुवंशिक रूप से नेक्स्ट पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसलिए वो जो डिफरेंस है विभिन्न उपवर्गों का वो लगभग बना रहता है। लेकिन वर्तमान में चूँकि इतनी इंटरमिक्सिंग हो गई है, इतना मिश्रण हो गया है प्रजातियों का, कि वो जो लक्षण है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, ब्लाश ने बोला है कि फिजिकली देयर आर ए फ्यू प्योर रेसेस टुडे, जोग्राफिकली देयर आर नन बट थोरोली मिक्स्ड ग्रुप्स। तो क्या कहना चाहता है ब्लाश? विटालीला ब्लाश कहते हैं कि जो इनमें इंटरमिक्सिंग हुई है उसकी वजह से बहुत सारे मिश्रित ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये जो विभिन्न वंशानुक्रम द्वारा जो शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तथा इसी वजह से विभिन्न प्रकार के मानव समूह का मानव समूह विभिन्न प्रकार की मानव प्रजातियों को बनाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि ये विभिन्न मानव समूह है, विभिन्न मानव प्रजातियां निर्मित करते हैं। इनके शारीरिक लक्षणों में क्या होता है? शरीर का कद, मतलब इनकी लंबाई, इनकी त्वचा का रंग, इनकी मुख आकृति, इनकी मुख की आकृति, मुख की बनावट कैसी है, सेफेलिक इंडेक्स, सिर की बनावट कैसी है, इनकी नाक और आँख की बनावट, इनके बालों की बनावट, ये सब इन सब के आधार पर हम इनको अलग अलग करते हैं। तो ये शारीरिक लक्षण है। ठीक है। और ये जो है ये क्या है? आपके विभिन्न प्रजातियों की पहचान के स्थायी लक्षण हैं। इन्हीं के आधार पर हम विभिन्न प्रजातियों को विविधीकृत करते हैं। और ये जो लक्षण है वो वंशानुगत होते हैं, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो क्या कहेंगे हम? अतः हम कह सकते हैं कि समान आनुवांशिक विशिष्टताओं के आधार पर ही विभिन्न मानव जातियों की पहचान, मानव प्रजातियों की पहचान बनी है। ठीक है, यहाँ पर प्रजाति आएगा। समान आनुवांशिक विशिष्टताओं के आधार पर ही विभिन्न मानव प्रजातियों की पहचान बनी है। प्रजाति शब्द के लिए नस्ल भी वर्ड यूज होता है हिंदी में। ठीक है, प्रजातियों या नस्लों की पहचान बनी है। अब मानव प्रजाति की परिभाषा क्या है? मानव प्रजाति की परिभाषा पे बात करते हैं, कुछ परिभाषाएं लेते हैं। तो सबसे पहले 1570s 50s में फॉक्स की एक बुक आई थी। उन्होंने बुक का नाम था बुक ऑफ मार्टायर्स। इसमें सबसे पहले रेस शब्द का यूज़ हुआ था। इंग्लिश में रेस जो है ना, इसका शब्द का यूज़ हुआ था। और ये बेसिकली जो वर्ड आया इंग्लिश का, वो आया है आपका इटालियन वर्ड से। इटालियन वर्ड क्या है? रज़्ज़ा, RAZZA। इससे ये रेस बना है। और इसका जो पैरेलल वर्ड था एक, वो था फ्रेंच वर्ड, वो है आपका RASSE। इससे आपका बना इंग्लिश का वर्ड रेस। या ये भी बोल सकते हो कि रज्जा जो है इटालियन वर्ड है, इससे बना रेस। अब इसका इटालियन वर्ड जो रज्जा है, इसका हिंदी में क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है परिवार, वंश अथवा नस्ल जो शारीरिक और वंशानुक्रम लक्षणों में समानता दिखाए। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग क्या हो गया?
प्रजाति का जो वर्ड है इंग्लिश में वो है रेस, और रेस की जो उत्पत्ति हुई है वो है इटालियन शब्द रज्जा से। और रज्जा जो है उसका मीनिंग होता है, उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है परिवार, वंश अथवा नस्ल, जो क्या करती है, शारीरिक और वंशानुक्रम लक्षणों में समानता दिखाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रजाति जो है वो एक जैविक अवधारणा है, जिसमें क्या होता है, शारीरिक लक्षणों में समानता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य शारीरिक लक्षणों में भिन्नता होती है। मतलब एक प्रजाति में एक कुछ शारीरिक लक्षण समान होते हैं जो उसको दूसरी से भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है। इस प्रकार मानव प्रजाति एक जैविक विचार है। ह्यूमन रेस इज ए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, मनुष्य के वंश अथवा ब्रीड या नस्ल से है। ठीक है। प्रजाति की परिभाषा बहुत से विद्वानों ने दी है। इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उसकी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विडाल डी ला ब्लाश, जो आपके संभववादी विचारक हैं, फ्रांसीसी विचारक हैं। इन्होंने 1923 में ये कहा कि प्रजाति का तात्पर्य उस कायिक वर्गीकरण, कायिक मतलब फिजियोलॉजिकल, मतलब शारीरिक वर्गीकरण से है, जो मानव शरीर की बनावट और शारीरिक लक्षणों पर आधारित है। तो ये किस पर जोर देते हैं, ये बात करते हैं कायिक वर्गीकरण की या फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जो किस पर आधारित होता है, मानव शरीर की बनावट पर और उसके शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्रोबर की परिभाषा। देखो, क्रोबर बोलते हैं कि प्रजाति एक प्रमाणित या प्रतिष्ठित जैविक संकल्पना है। ये भी वही बात करते हैं कि ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है। यह क्या है, यह आनुवांशिकता, नस्ल, जेनेटिक कैरेक्टर्स या जेनेटिक लक्षण या उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई कल्चरल कॉन्सेप्ट नहीं है, सोशल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रजाति का संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जैसे बहुत से लोगों द्वारा ये बताया गया है कि ये नस्ल या ये प्रजाति सुपीरियर है, दूसरी इन्फीरियर है। तो प्रजाति का इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी से कोई लेना देना नहीं है। प्रजाति जो है जस्ट एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो प्रजाति एक सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ठीक है। तो ये किसका विचार है, ये है आपका क्रोबर का। क्रोबर बोलते हैं कि एक जैविक परिकल्पना है, जैविक संकल्पना है, तथा इसका सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में देखते हैं परिभाषा जो दी है आपकी AC हेडन ने। AC हेडन जो है ये कहते हैं कि प्रजाति शब्द का एक वर्ग विशेष को प्रजाति जो शब्द है वो एक वर्ग विशेष को, एक विशेष वर्ग को प्रदर्शित करता है, जिसकी सामान्य विशेषताएं परस्पर समरूपता दिखाती हैं। ठीक है। परस्पर समरूप होते हैं और दूसरों से वो भिन्न होते हैं। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के लक्षणों से भिन्न होता है। ठीक है। तो जो हेडन है, इनकी बुक है रेसेस ऑफ मैनकाइंड। इनकी बुक का नाम है रेसेस ऑफ मैनकाइंड। इसमें ये इन्होंने अपनी ये डेफिनेशन दी है। क्रोबर की जो डेफिनेशन है ऑलमोस्ट वैसी ही इनकी भी डेफिनेशन है। रेसेस ऑफ मैनकाइंड में इन्होंने बोला है कि प्रजाति एक विशेष वर्ग को प्रदर्शित करता है जो परस्पर तो समरूपता दिखाते हैं तथा अन्यों से ये भिन्नता दिखाते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं डॉक्टर मजूमदार। ठीक है। DN मजूमदार हुए हैं। इन्होंने बोला है, इनकी जो परिभाषा है वो बोलता है, वो कहती है कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समाज शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से अलग करे, या व्यक्तियों के एक समूह को शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से अलग पहचाना जा सके, तो उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे हुए क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही उनका माइग्रेशन या प्रवास हो गया हो, वो एक ही प्रजाति है। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि प्रजातिगत जो लक्षण हैं उनमें भिन्नता आपको दिखाई देगी। और ये DN मजूमदार की जो बुक है ये है आपकी, इनकी बुक का नाम है जिसमें इन्होंने डेफिनेशन दी है, ये है रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया।
रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये 1944 में पब्लिश हुई थी। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में डॉक्टर डी एन मजुमदार बोलते हैं कि व्यक्तियों के एक समूह को यदि समाज शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचान सकता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रजाति की परिभाषा के भीतर आएगा। अच्छा, एक डेफिनेशन जो इसमें नहीं मैंने दी है वो है आपकी ग्रिफिथ टेलर की परिभाषा। ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि उसकी सभ्यता को। मानव प्रजाति उसकी नस्ल को प्रकट करती है, न कि उसकी सभ्यता को। ठीक है, तो सिविलाइज्ड या अनसिविलाइज्ड होने का प्रजातिगत भिन्नता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन जो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। अब हमने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ ली। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ साधारण कैरेक्टर्स या साधारण लक्षणों को बता सकते हैं जो एक प्रजाति दर्शाती है। सबसे पहले, प्रजाति की अवधारणा एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है। ठीक है, जो रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसका किसी राष्ट्र, धर्म, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण हो गया कि प्रजाति का किसी राष्ट्र, भाषा, धर्म आदि से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यह एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा, सभी प्रजातियों की अपनी पृथक पृथक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, दूसरा हो गया सभी प्रजातियों की अपनी पृथक पृथक विशेषताएं होती हैं, इनमें परस्पर समानता पाई जाती है तथा अन्य से ये भिन्नता दर्शाती है। तीसरा हो गया आपका, प्रजातियों के शारीरिक लक्षण वंशानुगत होते हैं। ठीक है, इनके शारीरिक लक्षण वंशानुगत होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या स्थानांतरित होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है प्रजातियों के आधार के रूप में माने जाने वाले लक्षण एक विस्तृत मानव समूह में एक समान रूप से विद्यमान होते हैं। ठीक है, अर्थात शारीरिक लक्षणों की जो समानता होती है मानव के बड़े समूह में होती है। एक पर्याप्त बड़े समूह में जब ये लक्षण समानता दर्शाते हैं तभी वो प्रजाति कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूलतः एक जैसी हैं। केवल उनमें क्या है, उनमें आप जेनेटिक लेवल पे देखोगे तो बिल्कुल समानता है, क्योंकि वो सारे के सारे किस जाति से संबंधित हैं, होमो सेपियंस से। लेकिन उनमें क्या होती है, उनमें बाह्य समानता, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक भिन्नताएं जो आपको बाहर से दिखाई देती हैं वो आपको उसमें दिखाई देती हैं। जैसे उनका स्किन का कलर, उनके बाल, उनके नाक, उनके आँख, उनका फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उनका सेफेलिक इंडेक्स, उनका कपाल कैसा है। ये केवल बाह्य लक्षण है जिसके आधार पर हम विभिन्न प्रजातियों को विभाजित करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे। अब इसके अलावा भी देखो क्या होता है कि सबसे बड़ा जो एक मिसकंसेप्शन है वो हम देखते हैं कि मानव प्रजाति एक जनजाति है। मतलब मानव प्रजाति को हम जनजाति की तरह ट्रीट करते हैं कि जनजातियां हैं वो मानव प्रजातियां हैं। ऐसा नहीं है। मानव प्रजाति कोई कबीला या आदिम जनजाति नहीं है। ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिम जातियां, जैसे आप देखोगे हम पढ़ना भी है, ये बुशमैन है, किर्गिज है, टोडा, संथाल, नागा, सकाई, ठीक है, मीना, ये सब हैं आपकी जनजातियां। ये जनजातियां अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अपने को अपने वातावरण के अनुकूलित करती हैं। ठीक है, लेकिन इनका प्रजातियों से कोई संबंध नहीं है। ये हो सकता है कि वो प्रत्येक जो जनजाति है वो किसी एक प्रजाति से संबंधित हो, लेकिन प्रजाति और जनजाति दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन जनजातियों को आप मानव प्रजाति की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक जो जनजाति होती है वो किसी न किसी प्रजाति से संबंधित हो सकती है, किसी न किसी मानव प्रजाति या ह्यूमन रेस से संबंधित हो सकती है, लेकिन जनजातियों को मानव प्रजाति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये जो मानव को विभिन्न प्रजातियों में जो वर्गीकृत करते हैं उसका आधार, जैसे मैंने कि अभी बताया, सबसे पहले डेफिनेशन में था कि उनको शारीरिक लक्षणों के आधार पर हमने बांटा है। अब विभिन्न जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मानव शास्त्री हैं या भूगोल आपके जोग्राफर्स हैं, भूगोलवेत्ता हैं,
वो इनको अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, जैसे क्रोबर है वो इनको कुछ अलग आधार पर वर्गीकृत करते हैं, टेलर हैं वो अलग आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किन आधारों पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमें पढ़ना है कि मानव प्रजाति क्या है और मानव प्रजाति के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, मानव प्रजाति की परिभाषा पढ़नी है, कुछ जो भूगोलविद्ता हैं उनके मानव प्रजाति से संबंधित विचार इसमें मैंने पढ़ाए। तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।